आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक परिवर्तन बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स संघर्षवादी समाजशास्त्री हैं जिन्होंने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करते हुए सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिकी सिद्धांत दिया था। प्रौद्योगिकी सिद्धांत ये कहता है कि सब कुछ तकनीक के ऊपर निर्भर होता है और तकनीक में परिवर्तन से ही समाज में परिवर्तन आता है। इनका ये एक तरीके से एक रेखीय सिद्धांतकारी भी कहे जा सकते हैं। तो इसी संदर्भ में मार्क्स को प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स जो हैं एक संघर्षवादी समाजशास्त्रियों में सम्मिलित हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत के द्वारा समाज में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, सामाजिक परिवर्तन, समाज की ऐतिहासिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष आदि विभिन्न अवधारणाएं दी थी, जिनकी वजह से हम शुभ प्रारंभ से ही समाजशास्त्र में कार्ल मार्क्स को पढ़ते आ रहे हैं। इसी संदर्भ में इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के बारे में भी बताया था कि समाज में किस तरीके से क्रमिक परिवर्तन आता है, और उसका मूल कारण जो इन्होंने बताया था वो तकनीक बताया था या प्रौद्योगिकी बताया था। इन्होंने कहा कि परिवर्तन का निर्णायक कारण आर्थिक या उत्पादन प्रणाली होता है, जिसे मोड ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। उत्पादन प्रणाली प्रत्येक समाज का मूल आधार है, या इसे इन्होंने सब स्ट्रक्चर या अधोसंरचना का नाम दिया था, जिसके आधार पर संबंधित समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संरचना, कला, साहित्य, संस्कृति, कानून, धर्म आदि विभिन्न संस्थाओं का या अधिसंरचना का निर्धारण होता है। इनके अनुसार एक समाज एक तरीके का जैसे सोसाइटी एक पेड़ की तरह होता है, जिसके रूट्स के अंदर तो उत्पादन प्रणाली है और उसकी जो शाखाएं हैं उन उत्पादन प्रणाली के बेस पर ही एक पेड़ का तना व शाखाएं निर्धारित होती हैं। उन शाखाओं के अंदर ही समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संरचना, नैतिक कानून, नैतिकता, आचार, धर्म, संस्कृति आदि का निर्धारण होता है। यानी जिस प्रकार की आर्थिक संरचना होगी उसी प्रकार की समाज के अन्य विभिन्न संस्थाएं या संरचनाएं होंगी। उत्पादन प्रणाली के इन्होंने दो पक्ष बताए थे, जिसे इन्हें ट्रायंगल शेप में प्रस्तुत किया है, क्योंकि उत्पादन प्रणाली जिसमें शीर्ष पर है और उसके दो भाग है, उत्पादन शक्ति व उत्पादन संबंध। तीनों का आपस में कनेक्शन रहता है। उत्पादन प्रणाली जो होती है उसके अंदर उत्पादन शक्तियाँ और संबंध दोनों पाए जाते हैं, और संपूर्ण उत्पादन प्रणाली मिलकर के ही आर्थिक संरचना का निर्धारण करती है। और ये संपूर्ण आर्थिक संरचना ही समाज का मूल इन्होंने इसलिए बताया कि प्रत्येक मनुष्य की कुछ मौलिक भौतिक आवश्यकताएं होती हैं। उन भौतिक आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान जो हमारी मौलिक आवश्यकताएं हैं, और समय और सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ आज हमारी मौलिक और भौतिक आवश्यकताओं में भी परिवर्तन आ गया है। लेकिन बेसिक नीड्स जो होती हैं ये इन्हीं से जुड़ी हुई होती हैं, और इनके लिए प्रत्येक मनुष्य जो समाज में है वो कार्य करता है, और उसके प्रत्येक कार्य जो होते हैं वो आर्थिक कार्य की श्रेणी में आते हैं। उत्पादन शक्तियों में इन्होंने बताया था कि उत्पादन शक्ति के अंदर हम सम्मिलित कर सकते हैं जैसे श्रम, कौशल, अनुभव, पूंजी और तकनीकी प्रौद्योगिकी और आपकी योजनाएं, जिससे कि आज संपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्धारण या संचालन होता है। और इसके अलावा उत्पादन संबंध जो हैं वो उत्पादन शक्तियों पर इस तरीके से अंतर्निर्भर होते हैं कि जिस तरीके की सामाजिक संरचना होगी, उत्पादन शक्तियाँ होंगी, उसी तरीके से उत्पादन संबंधों का निर्धारण होगा। आगे चलकर इन्होंने समाज के क्रमिक विकास के बारे में जब इन्होंने चर्चा की थी, तो उस संबंध में सदैव प्रत्येक समाज में दो वर्गों का इन्होंने उल्लेख किया था। इन दोनों वर्गों के हित परस्पर अलग अलग हैं, और हितों में विरोध होने के कारण या अंतर विरोध के कारण दोनों वर्गों में सदैव संघर्ष रहा, और उसी संघर्ष के आधार पर समाज में परिवर्तन होता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग अपना हित चाहता है। उत्पादन प्रणाली की अधोसंरचना में परिवर्तन से ही समाज की अधिसंरचना भी बदल जाती है। इसका मतलब ये है कि जिस समाज की अधोसंरचना के अंदर जहाँ आर्थिक या तकनीकी कारण मेन मुख्य माना गया है, उस आर्थिक व्यवस्था उत्पादन प्रणाली या अर्थव्यवस्था के आधार पर संपूर्ण समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण होता है। यदि वह अर्थव्यवस्था ही बदल जाए तो समाज विशेष की अधिसंरचना या सुपर स्ट्रक्चर भी बदल जाएगी, और सुपर स्ट्रक्चर के बदलने के साथ ही संपूर्ण समाज में परिवर्तन आ जाता है, और संपूर्ण समाज एक नए रूप में हमारे सामने आता है। क्योंकि इन्होंने समाज के विकास को
क्रमिक रूप से बताया भी है कि सबसे प्रारंभिक स्थिति जो थी मनुष्य की, वो आदिम साम्यवादी व्यवस्था थी, जहाँ पर कोई वर्ग नहीं था और ना लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ते थे। फिर धीरे धीरे साम्यवाद से फिर दास युग आया, दास युग से सामंतवाद आया। इन्होंने यूरोप के संदर्भ में अपना सिद्धांत दिया था। यूरोप में इसी तरीके की सामाजिक व्यवस्था थी प्रारंभिक अवस्था के अंदर। दास युग, फिर सामंतवादी युग के बाद पूंजीवादी युग आया। पूंजीवादी समाज तक उत्पादन प्रणाली में जिस तरीके से परिवर्तन हुए हैं, आर्थिक व्यवस्था में जिस तरीके से अपग्रेडेशन हुआ है, तो समाज में भी परिवर्तन हुआ। क्योंकि आदिम साम्यवादी अवस्था में मनुष्य की अपनी संपत्ति नाम की कोई वस्तु नहीं थी, वह केवल उपभोग के लिए उत्पादन करता था जिससे कि उसका जीवन चल सके। धीरे धीरे जब मनुष्य की अपनी संपत्ति रखना की जो कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद उसने अपना एकाधिकार या समाज में स्थिरता, उसके सामाजिक जीवन में स्थिरता आनी शुरू हुई और उसने उसका संग्रह करना शुरू कर दिया। जब संपत्ति संग्रह होने लगा, अपनी संपत्ति व्यक्तिगत संपत्ति का जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, उसके बाद एक व्यक्ति अपने आप में एक तरीके से व्यक्तिवादी बनता चला गया, या भौतिकवादी समाज व्यवस्था का जो प्रतिरूप है वो सामने आया। क्योंकि इन्होंने ये जो द्वंद्वात्मक तरीके से, द्वंद्व के माध्यम से पदार्थ में परिवर्तन को जो कॉन्सेप्ट इन्होंने प्रस्तुत किया था, जिसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहते हैं, वो इन्होंने हीगल से ग्रहण किया था। और हीगल ने यहाँ पर ये कहा था, इनके विपरीत हीगल इनसे पहले के विद्वान थे, जिन्होंने कहा था कि समाज में विचारों की उत्पत्ति पहले हुई थी और विचारों में परिवर्तन से समाज में परिवर्तन आता है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने इनसे ये थोड़ी ग्रहण तो की द्वंद्ववाद की, कि प्रत्येक जगत में द्वंद्व सभी जगह है, लेकिन द्वंद्व जो जगत का मूल है वो पदार्थ है या भौतिक है जगत, और इस पदार्थ में परिवर्तन द्वंद्ववाद के माध्यम से आता है, जिसमें वाद प्रतिवाद और संवाद की स्थिति, और यह द्वंद्व जो है वो सदैव चलता है। इस द्वंद्व के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये हीगल के विपरीत थे। हीगल से ही इन्होंने अडॉप्ट किया था, लेकिन हीगल के विपरीत दूसरे तरीके से इन्होंने समाज की स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया था, सामाजिक परिवर्तन का। यहाँ पर आप जो चित्र देख रहे हैं, उसमें हम दो तरीके की अर्थव्यवस्था का आभास कर सकते हैं। क्योंकि एक अर्थव्यवस्था जहाँ एक व्यक्ति हल और बैल से खेती कर रहा है, तो उसकी संपत्ति क्या हुई? हल और बैल हुई, जिसका वह संग्रह करेगा। यहाँ पर दूसरे चित्र में हम ये देख रहे हैं कि खेती जो हो रही है आधुनिक तकनीक के माध्यम से हो रही है, जिस तकनीक का प्रयोग करते हुए व्यक्ति को श्रम कम लगेगा, यानी दूसरों पर व्यक्ति कम निर्भर होगा, तो उसकी संपत्ति होगी ट्रैक्टर या फिर अन्य विभिन्न साधन। तो आधुनिक कृषि और परंपरागत कृषि का ये उदाहरण प्रस्तुत होता है। परंपरागत काल को हम इस तरीके से इन उदाहरणों के आधार पर समझ सकते हैं कुछ मात्रा में, कि परंपरागत जीवन में जब ट्रैक्टर, ट्रॉली या तकनीक नहीं थी, थ्रेशर, ट्रैक्टर या तकनीक का आविष्कार जब नहीं हुआ था, औद्योगिकीकरण, कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण नहीं आया था, तो लोग छोटे छोटे खेतों में खेती करते थे और उनके जो साधन थे वो हल और बैल हुआ करते थे। जिसे हम मान सकते हैं कि सामंतवादी प्रणाली के अंदर या पिछड़े जो कृषिगत क्षेत्र है हमारे समाज के, उन पिछड़े क्षेत्र जो हैं वहाँ पर आज भी इस तरीके की खेती देखी जा सकती है। तो वहाँ पे श्रम साध्य कार्य अधिक था। आधुनिक समाज के अंदर परंपरागत या आधुनिक समाज का उदाहरण है, लेकिन इसको हम कार्ल मार्क्स के संदर्भ में समझ सकते हैं। क्योंकि परंपरागत जब दास युग या सामंतवादी युग था, तब एक तरीके से परंपरागत समाज था, और पूंजीवादी समाज जो है, जहाँ पर औद्योगिकीकरण के बाद जो समाज विकसित हुआ था, उसे कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी समाज का नाम दिया था। तो पूंजीवादी समाज को एक तरीके से आधुनिक समाज के रूप में हम समझ सकते हैं। और इसके बाद इन्होंने जो क्रमिक परिवर्तन के आधार पर आगामी सामाजिक स्थिति जो बताई थी, जो कि आज तक अभी तक तो संभव नहीं हो रही है, लेकिन देखा आगे भविष्य का पता नहीं, समाजवाद और साम्यवाद, यानी पूंजीवाद के बाद समाजवाद आएगा। ये द्वंद्व चलता रहेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि प्रत्येक पदार्थ के प्रत्येक कण में या ये जीव जगत के अंदर हर जगह द्वंद्व है, और यह द्वंद्व की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है।
और इसी द्वंद्व के आधार पर पूंजीवादी समाज में भी संघर्ष होगा। श्रमिक जो है पूंजीपति को नष्ट कर देगा और एक तरीके से समाजवाद आएगा। समाजवाद के बाद साम्यवादी स्थिति होगी, जो कि आदिम साम्यवाद के समान वर्ग विहीन होगा, लेकिन आदिम साम्यवाद के समान परंपरागत नहीं होगा। इन्होंने बार बार इसमें उत्पादन प्रणाली के अंदर उत्पादन शक्ति व उत्पादन संबंधों की चर्चा की है, जिसमें उत्पादन शक्तियों के हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि उत्पादन शक्तियाँ क्या रही होंगी प्रत्येक समाज में। प्रत्येक समाज में, चाहे आदिम साम्यवाद हो या पूंजीवाद हो, श्रम, कौशल, तकनीक और अनुभव, यानी आदिम साम्यवाद की तकनीक और अनुभव जो वो आदिम प्रकार के थे, पूंजीवादी समाज की तकनीक और अनुभव आधुनिक प्रकार के हैं। उसी प्रकार से प्रत्येक समाज के जो उत्पादन संबंध बने, यानी दो वर्गों की सदैव उपस्थिति उन्होंने बताई थी। उन्हीं दो वर्गों के आधार पर समाज का दो भागों में एक तरीके से डिवाइडेशन इन्होंने किया, स्ट्रैटिफिकेशन किया, जिसमें परंपरागत दास युग के अंदर व्यक्ति की संपत्ति का रखने का जो या संग्रह करने का जो शुरू हुआ था युग, तो उसमें मालिक और दास संबंध थे और दास मालिक की संपत्ति हुआ करती थी। फिर सामंतवाद आया, फेडरलिज्म आया, तो फेडरलिज्म के अंदर भूस्वामी और कृषि श्रमिक के आधार पर समाज में दो वर्ग थे। भूस्वामी जो भूमि का मालिक हो, यानी उस समय संपत्ति का मुख्य जो एक तरीके का इंग्रेडिएंट कह सकते हैं या साधन कह सकते हैं, वो भूमि था। जिसके पास जितनी ज़्यादा भूमि वह सर्वशक्तिमान था, साधन संपन्न था, साधन मूल तौर पर भूमि था। और जिसके पास केवल अपना श्रम था, वो श्रम भूस्वामी को बेचकर उस भूमि प्राप्त किराए पर लेकर या फिर उसके कृषि श्रमिक बनकर खेती करता था, तो वो एक तरीके से अपने श्रम का मालिक था, तो वो साधनहीन वर्ग था, अभावग्रस्त वर्ग जिसे कह सकते हैं। फिर जब पूंजीवाद आया, तो पूंजीवाद के अंदर संपत्तिशाली या साधन संपन्न वर्ग पूंजीपति था, जिसे बुर्जुआजी भी कहा है इन्होंने, और साधनहीन वर्ग लेबर क्लास या श्रमिक वर्ग था, जो अपने श्रम का ही मालिक था। और पूंजीपति संपूर्ण तकनीकी साधन सबका मालिक था, रहा है, आज भी है। उत्पादन शक्ति व संबंधों में परिवर्तन से ही संपूर्ण सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है, जिसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इन्होंने इस तरीके से बताया कि संपूर्ण उत्पादन प्रणाली अगर बदलती है, जिसको हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि आदिम साम्यवाद से लेकर पूंजीवाद तक जिस तरीके से उत्पादन प्रणाली में बदलाव आया, समाज में वर्ग बदलते गए और वर्ग बदलने के साथ साथ उनके संबंधों में भी बदलाव आता रहा, और उस बदलाव से ही संपूर्ण सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता रहा, जिसे ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। इतिहास के प्रत्येक युग में विपरीत हित वाले दो वर्गों में सदैव संघर्ष रहा है, जिसमें एक वर्ग का उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रहा, दूसरा वर्ग साधनहीन रहा, और सदैव इन दोनों वर्गों में अपने अपने हितों के लिए संघर्ष रहा। और उस संघर्ष में कहते हैं कि निम्न वर्ग की सदा विजय रही, और विजय के साथ ही समाज में यह संघर्ष जब तक चलेगा जब तक कि साम्यवाद की स्थापना नहीं हो जाती, जहाँ पर कोई वर्ग नहीं होगा, कोई राज्य नहीं होगा। तो इस तरीके से इन्होंने संपूर्ण सामाजिक संरचना को और सामाजिक परिवर्तन को एक क्रमिक द्वंद्व के रूप में प्रस्तुत किया था हमारे समाज के अंदर। इनके इस सिद्धांत की आलोचना भी की गई है विद्वानों द्वारा, क्योंकि आलोचना में इन्होंने सबसे अधिक आलोचना इसी बात पर हुई थी कि इन्होंने अन्य कारकों की उपेक्षा की थी। समाज में परिवर्तन के लिए और प्रत्येक कार्य के लिए आर्थिक कारक को जिम्मेदार बताया था कि अर्थव्यवस्था से परिवर्तन से ही या आर्थिक कारकों में परिवर्तन से ही संपूर्ण समाज में परिवर्तन आता है, जबकि समाज में सामाजिक परिवर्तन के लिए भौगोलिक कारक, जनसंख्यात्मक कारक और कह सकते हैं कि तकनीक, प्राकृतिक कारकों से भी परिवर्तन आता है, पर्यावरणीय कारकों से भी परिवर्तन आता है, जिसकी कार्ल मार्क्स ने सदैव उपेक्षा की। आर्थिक कारक संपूर्ण सामाजिक संरचना का एक कारक हो सकता है, सामाजिक परिवर्तन का एक लाने का एक कारक हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से आर्थिक कारक जिम्मेदार नहीं हो सकता है। विश्व के विभिन्न समाजों में सामाजिक परिवर्तन का प्रतिरूप अलग अलग रहा है।
दूसरा, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन कैसे आया, इसके बारे में कार्ल मार्क्स नहीं बताते हैं। तो इन्होंने कहा कि तकनीक और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आया और प्रौद्योगिकी परिवर्तन से उत्पादन शक्ति व संबंधों में परिवर्तन आया और संपूर्ण समाज व्यवस्था बदल गई। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि प्रौद्योगिकी या तकनीक में परिवर्तन के क्या कारण रहे। एक अगली आलोचना में ये कह सकते हैं कि समाज में संघर्ष पर इन्होंने जोर दिया है, क्योंकि ऐतिहासिक दास युग से लेकर पूंजीवादी समाज में, आदिम साम्यवाद में, या फिर जितने भी इन्होंने समाज का विभाजन जो किया है उसमें इन्होंने कहा कि सदैव दो वर्गों में संघर्ष रहा विपरीत हितों के कारण। लेकिन यह दो वर्गों का जो संघर्ष है, इसमें संघर्ष के साथ साथ सहयोग भी था। श्रमिकों में जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक वो किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकते, जिसकी कार्ल मार्क्स ने हमेशा उपेक्षा की। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है आलोचना का कि प्रत्येक समाज में सहयोग के संघर्ष के साथ सहयोग भी होता है। और सिद्धांत में प्रयुक्त शब्दावलियों का स्पष्टीकरण नहीं, तो इसका यह तात्पर्य है कि इन कार्ल मार्क्स ने कुछ ऐसे शब्दावलियाँ, क्लिष्ट शब्दावलियाँ प्रस्तुत की जिनकी पूर्ण स्पष्ट परिभाषा प्रस्तुत करने में अस्पष्ट रहे हैं। तो इस तरीके से कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का एक सही वैध मतलब अपने शब्दों के अंदर सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया है वो एक सशक्त सिद्धांत है, लेकिन इसमें भी कुछ आलोचना के बिंदु रह गए थे, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है समाज में परिवर्तन को, तो उनमें से ही एक कार्ल मार्क्स है।